जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिक्स क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो सीरीज आप लोगों का चल रहा था, जिसमें एक ही वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। बाकी आप लोग ऊपर में टाइमिंग देख पा रहे होंगे, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, यदि आप किसी सब्जेक्ट को आप स्किप करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, तो आप उसको एग्जिट करके आगे जा सकते हो। वीडियोज़ को आगे बढ़ा करके ऊपर में आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये क्लास। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि क्योटो का नया नाम क्या है। क्योटो का नया नाम क्या है? ऑप्शंस आपके पास है, ओसाका है, टोक्यो है, नागोया है या फिर सिडनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ओसाका, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, जापान में किसका शासन था? मंजू सम्राट का, शिकोकू का, मुनरो का या फिर सुजुकी का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिकोकू। ठीक है, किसका शासन था? शिकोकू का शासन था। अगले सवाल में आइए, जापान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में है, अमेरिका में है, एशिया में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है। काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार मैंने मॉडल पेपर में भी ये सब सवाल देखा है। तो ये जो है आपका एशिया में है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, हुंग सियो चुआओ, हिंग युंग सुंग, तनाको सेंजो या फिर यूचुकी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हुंग सियो चुआओ। ठीक है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब हम ट्रिक्स वाली वीडियो लेकर आएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का आसानी से याद हो जाएगा और सभी डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं? सुदूर दक्षिण, सुदूर पूर्व, सुदूर उत्तर या फिर सुदूर दक्षिण। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुदूर पूर्व का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी? ऑप्शन है आपके पास, 1949, 1947, 1946, 1945। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा? सही जवाब हो जाएगा द्वितीय स्थान पर। ये जो सवाल है इसको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है, ताकि अगर एग्जाम में गलती से आ गया तो आप उसको करके आओगे। वैसे एग्जाम में इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं आता है। अगले सवाल पे आ जाइए। जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे किस राजवंश का अंत हो गया? राइट आंसर हो जाएगा जोसोन राजवंश का अंत हो गया। एक जरूरी खबर है कि कल आप लोगों का जो है लाइव टेस्ट होने वाला है। लगभग 4 चैप्टर का आप लोगों का लाइव टेस्ट हम लेने वाले हैं कल 7 बजे शाम में। तो आप लोग सभी जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और टेस्ट जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा ये सब हम लोग कल लाइव में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इसका तो आंसर हम लोगों ने बता दिया, जोसोन राजवंश। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। कहा जा रहा है कि कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा पार्क खन है, ठीक है। चलिए उसके बाद है हमारा और नेक्स्ट है कि 19वीं सदी में, है ना, क्या बोल रहा है, 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था? 19वीं सदी में कोरिया में जोसोन वंश का शासन था, ये याद रखनी है आप सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग काई शेक कहाँ भाग गए थे? तो ये ताइवान भाग गए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी सवाल। चलिए अब जो सवाल हम लोग करने वाले हैं वो ज्योग्राफी का सवाल होगा, यानी कि भूगोल का सवाल होगा। और भूगोल का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट कर बताएंगे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित महानगर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित महानगर है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तितली, ठीक है, तो ये कोई जगह है, ठीक है ना, ये वो तितली मत समझिएगा आप, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चक्रवात से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी।
हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ था? तो ये जो है प्रभावित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र था वो प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कहा जा रहा है भारत में चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति किन महीनों में सबसे अधिक होती है, यानी कौन से महीनों में इसकी आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक होगी? तो वो महीना है आपका मार्च से अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जलीय आपदा है? यहाँ पे आपको बतानी है, भूकंप है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, भूस्खलन है या फिर सुनामी है। तो यहाँ पर जो जलीय आपदा है वो सुनामी है। सुनामी में क्या होता है, समुद्री लहरें उठती है ना, तो ये आपका जो है सुनामी जलीय आपदा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। देखिए कहा जा रहा है आपसे कि गुजरात के कच्छ यानी कि भुज में भूकंप की स्थिति को आई थी, यानी कि गुजरात में जो बहुत भयानक भूकंप आया था, इंडिया का सबसे खतरनाक भूकंप वही था। तो आपको बताना ये कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 के दिन आया था, यानी कि 26 जनवरी के दिन ही ये भूकंप आया था, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से सर्वाधिक चक्रवात निम्नलिखित में से किस अवधि में उत्पन्न होते हैं? तो कौन सी अवधि में उत्पन्न होते हैं आपको बतानी है, तो अक्टूबर नवंबर में ये उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभोध्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो भूस्खलन सबसे कहाँ होता है, हिमालय पर्वत क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा। फैलिन नामक चक्रवात किस राज्य को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? फैलिन नामक जो चक्रवात है वो कौन से राज्य को, तो उड़ीसा राज्य को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त किया है? तो कितने भूकंप क्षेत्रों में विभक्त किया है आपको बतानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 क्षेत्रों में विभक्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 19% जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र है, याद रखना है। अगला सवाल देखिए है हमारा, भौमिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? यानी कि भौमिक, तो भौमिक जो भौमिक मतलब क्या होता है, क्या समझे इससे आप? मतलब जो ज़मीन से रिलेटेड है। भूस्खलन, भूस्खलन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ से रास्ता है, तो अधिकतर भूस्खलन देखा है कि गाड़ियाँ जाती है और यहाँ से जो पूरा का पूरा पहाड़ ढह जाता है नीचे, यानी इसी को बोलते हैं भूस्खलन, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, अचानक से ज़मीन धंस गई नीचे, तो ये भी भूस्खलन में आ जाता है। तो ये ज़मीन जो होता है ना, ये भौमिक से, भौम से रिलेटेड होता है। तो भौमिक प्राकृतिक आपदा ये नेचुरल है भाई, इसको तो कोई इंसान नहीं किया ना, प्रकृति ने किया है, तो इसीलिए इसको भूस्खलन को इसमें शामिल किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मतलब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करते? जैसे भूकंप, ये तो प्रकृति है, सुनामी ये भी, बाढ़, ये भोपाल गैस त्रासदी जो है ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो गैसें जो लीक हुई थी ये मानव की लापरवाही के कारण हुआ था, इंसानों की लापरवाही के कारण हुआ था, बहुत लोगों की इसमें जाने गई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 में। मर्केली स्केल के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो ये हो जाएगा तो मर्केली, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है लग रहा है इसका। रिक्टर स्केल पर भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो इसको आप लोग को याद रखना है, इसे भूकंप की तीव्रता इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 41 में। कहा जा रहा है आपसे कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? यानी कौन सा ऐसा उपाय है जिसको हम बाढ़ के नियंत्रण में सम्मिलित नहीं करें? लोगों को तटीय क्षेत्र में बसने हेतु प्रेरित करना। अरे भाई, जब बाढ़ ही आ रहा है तो गंगा नदी के किनारे, तट के किनारे किसी को क्यों भेजना, क्यों बसाना, फिर तो वो डूब जाएगा ना। तो ये सजेशन हम लोग नहीं दे सकते हैं। बाकी ये सब हम लोग सजेशन, ऊपर के तीनों सजेशन दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला सवाल देखिए पॉलिटिकल साइंस का है ये। किसने कहा था धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्म को राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान करना है? ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक कौन थे? नेहरू जी थे, पटेल जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका नेहरू जी ही थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गणतंत्र तुर्की का पहला राष्ट्रपति कौन था? यानी जब तुर्की जो है गणतंत्र बना तो उस समय उसका जो पहला राष्ट्रपति बना वो कौन? मुस्तफ़ा कमाल पाशा होगा। मैंने पहले ही बताया कलाम नहीं होता है, कमाल पाशा, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में। कहा जा रहा है कि पहली बार धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज जेकब हालिंकिया, है ना, हालियाक ने, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। जॉर्ज जेकब
याक के धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया था वो किया था आपका 1846 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वेस्टफेलिया सम्मेलन कब हुआ था? तो वेस्टफेलिया सम्मेलन हुआ था आपका 1648 में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके लिए कि धर्मनिरपेक्षवाद का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता? तो किससे नहीं किया जा सकता ये आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर डी, कठोर परंपरावाद से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, किसने धर्मनिरपेक्ष का समर्थन किया है? तो ये किया है आपका मैकियावेली ने, हॉब्स ने, लॉक ने, तो इनमें से सभी। ठीक है, और आप लोगों के एग्जाम में जब कभी भी इनमें से सभी दिखे तो आप लोग आंख बंद करके उसमें आंसर कर देना, सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कौन सा राज्य पहले एक धर्म सापेक्ष राज्य था किंतु अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया है? तो वो जो राज्य था वो नेपाल था। पहले वहाँ राजा का शासन हुआ करता था लेकिन अब एक धर्मनिरपेक्ष देश बन चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आज का इकोनॉमिक्स का है कि भारत में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है, यानी कि किस क्षेत्र में जो है मजदूर ज़्यादा लगे हैं, सबसे ज़्यादा कार्य होती है। तो कृषि के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार इसको घुमा करके भी पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल देखिए, चीन में सर्वाधिक कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत में तो कृषि में, लेकिन चीन में बताइए कि चीन में किस में है? तो सेवा क्षेत्र में। चीन में किस में? सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 2018-19 में चीन की सकल वर्धित मूल्य में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि क्षेत्र में सबसे कम रहा है। भारत, चीन तथा पाकिस्तान तीनों ही देश के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? यहाँ पे आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, सेवा क्षेत्र। मानव विकास सूचकांक में निम्न में से किस देश की स्थिति सबसे अच्छी है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसकी स्थिति मानव विकास के में सबसे अच्छा है? तो चीन का सबसे अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मानव विकास सूचकांक 2017-19 के अनुसार भारत का जीवन प्रत्याशा डैश वर्ष है, यानी कि कितनी वर्ष है आपको बतानी है। तो 69.7 वर्ष। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। मानव विकास सूचकांक 2017-19 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम किस देश का है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन में बहुत कम गरीब लोग पाए जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2017-19 के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? राइट आंसर 133। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, मानव विकास सूचकांक 2017-19 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो भारत का जो रैंक है वो कितना है? 130 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मानव विकास सूचकांक 2017-19 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय किस देश में सबसे अधिक है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो चीन इसका राइट आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सुधार कार्यक्रम सर्वप्रथम निम्न में से किस देश ने लागू किया था? तो सुधार कार्यक्रम को सर्वप्रथम जो लागू किया है चीन ने लागू किया है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। विद्वानों ने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में गिरावट का प्रमुख कारण किसे माना है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी सहायता पर निर्भरता, कृषि के क्षेत्र में अस्थिर निष्पादन। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि चीन ने आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए किस व्यवस्था का प्रयोग किया था? तो इसने क्या था? बाजार व्यवस्था का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि किस देश ने परंपरागत विकास नीति को अपनाया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कौन से देश ने अपनाया? तो चीन ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल लाइव टेस्ट में जरूर जुड़ना है सभी को। तो कल कौन कौन लोग ज्वाइन करेंगे लाइव टेस्ट में प्लीज़ कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।